वेलकम बैक। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के बयानात भी रवा हफ्ते आपके सामने हैं और इसके साथ साथ इंतखाबात के नताइज पर एहतजाज भी उनका जारी है। आज खैरपुर में भी एहतजाज किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। बात करते हैं अल्लामा राशिद सुमरो साहब से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राशिद साहब, ये बताइएगा कि इंतखाबात में जो धांधली के इल्जाम तो आपके हैं, एहतजाज भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप कमिश्नर रावलपिंडी के जो गुज़िश्ता रोज संगीन इल्जामात बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस होने के अपने आप को भी उन्होंने लगाए और दूसरों के ऊपर भी लगाए, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्या ये ज़मीर की आवाज़ थी या फिर किसी के कहने पे उन्होंने ये किया है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने फरमाया कि मैं इस वक्त धरने में हूँ खैरपुर में, सिंध पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है। सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो गुज़िश्ता 9 दिन से हमारे धरने जारी हैं। मैं जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आवाम की आवाज़ सुनकर अपने ज़मीर की आवाज़ कौम के सामने रखी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऐलान कर दे कि आरोज की जान, माल, इज्जत, आबरू, चादर, चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा, तो इस तरह के 100 से ज़ायद आरोज और डीआरोज बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो अपनी जान से डर रहे हैं, उनको अपनी जान की फिक्र है, बच्चों की जान की फिक्र है। अगर उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ की उनको जमानत दे दी जाए तो एक कमिश्नर रावलपिंडी नहीं, आपको कराची से कश्मीर तक पूरे मुल्क में अच्छा, इस तरह के आरोज तो राशिद साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आरोज, डीआरोज, इन लोगों को या कमिश्नर्स को अपनी जान का, अपनी इज्जत का, अपनी चादर चार दीवारी का जो है वो खतरा है, तो कौन है जो उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, अगर आपका ये इल्जाम दुरुस्त है? मेरा ख्याल ये है कि कोई एक नहीं है, मुतअद्दिद लोग हैं। जिस तरह हमारे सिंध के अंदर आप देखें, उनसे काम करवाने वाले भी हैं जिन्होंने उनसे ये काम करवाया है। फिर यहाँ के खवानीन, नवाब और सरदार और वडेरे और जागीरदार जो सब के सब पीपल्स पार्टी में हैं, और जाहिर है कि उनको नौकरियां उन्होंने दी हैं, उनके बच्चों को नौकरियां उन्होंने दी हैं, और वो मोहताज हैं। यहाँ उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग्स उन MPs, MNAs की फोनों पर होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको एक जगह से थ्रेड नहीं है, मुतअद्दिद जगहों से थ्रेड है। अच्छा। इदारों से भी है, तो यहाँ के 9 मुंतखब जाली MPs और MNAs से भी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राज साहब कि काफी लोगों को ये बात हजम भी नहीं हुई ना कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलने के लिए, उमर अयूब साहब के लिए वोट मांगने के लिए भी गई, दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। ये यकदम तब जो बदलाव है मौलाना साहब के अंदर तहरीक इंसाफ को लेकर, इसकी असल वजह क्या है? देखें, ये बदलाव तो PTI के अंदर आया है। हम PTI के पास नहीं गए, मौलाना साहब खान साहब से जेल में मिलने के लिए नहीं गए, उमर अयूब साहब के घर तशरीफ नहीं लेके गए, असद कैसर साहब के वो तशरीफ लाए हैं। हमने उनको वेलकम किया है। मेहमान को घर में इज्जत दी जाती है। हमारी किसी की जान के साथ, किसी के जिस्म के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं। PTI और खासतौर पर बानी PTI के एक नजरिए के साथ हमारा इख्तिलाफ था और है, और सीरियस इख्तिलाफ था। हम समझते हैं कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान का एजेंडा नहीं, बैरून का है। होना ये चाहिए था कि 16 साल से जब हम ये बात कर रहे थे, PTI उस वक्त आती, मौलाना साहब को वजाहत देती कि मौलाना साहब, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा। लेकिन चलो 16 साल के बाद वो तशरीफ लाए हैं, देर आयत दुरुस्त आयत। मैं उम्मीद करता हूं कि वो खान साहब के नजरिए के हवाले से, हमारे एलिगेशंस के हवाले से वजाहत देंगे। अगर खान साहब की सोच में तब्दीली है, नई सोच के साथ हैं, बैरूनी एजेंडे पे नहीं है, नहीं, तो अगर आपका इल्जाम है तो इल्जाम लगाने से पहले किसी के पास सबूत होते हैं तो आप इल्जाम लगाते हैं ना, वरना ऐसे ही है तो फिर तोहमत लगाने वाली बात हो गई। जाहिर है हमने गाली नहीं दी खान साहब की तरह। अच्छा। हमने किसी जलसे में खड़े होकर खान साहब को, हमने एक उनके नजरिए के हवाले से, एजेंडे के हवाले से 16 साल से बात की। वो सिर्फ हमने नहीं की, हकीम सईद साहब ने भी की, जनरल हमीद गुल साहब ने भी की, डॉक्टर असरार अहमद खान ने भी की। अच्छा, तो अब आप लोग कौन कौन से उमूर पर सेम पेज पर हैं, ये बताइए ना, क्योंकि मुलाकात भी हुई, जाहिर है बातचीत भी है, तो किन उमूर पर आप और तहरीक इंसाफ सेम पेज पर हैं?
अभी तक किसी भी चीज से सेम पेज पे नहीं है। वो तशरीफ लाए, वोट मांगा। हमारी जमात का फैसला ये है कि वजीर आजम के इलेक्शन के लिए हम किसी को वोट नहीं देंगे। बाकी आगे की सूरत हाल जाहिर है, मुशावरत जारी है, मुशावरत करके उसमें आगे की चीजें हम कौम के सामने भी रखेंगे, पीटीआई के सामने भी। यानी आप लोगों का ये उसूली फैसला है कि ना शहबाज शरीफ को, और अगर नवाज शरीफ, वैसे तो शहबाज शरीफ ही कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस किए हैं, लेकिन नवाज शरीफ होते तो भी, पीपल्स पार्टी से होता तो भी, किसी को आपने नहीं देना वोट? जी, ये हमारा उसूली फैसला है। बल्कि इससे एक हाथ आगे हमारी मरकजी मजलिस आमला ने अपनी जनरल कौंसिल को सिफारिश की है कि वो ये फैसला करें कि आइंदा हमने पार्लिमानी सियासत नहीं करनी है, हम पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार होने की तरफ जा रहे हैं। उस हवाले से जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया गया है। जिस दिन जनरल कौंसिल ने यह फैसला कर लिया कि अब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में पार्लिमानी सियासत नहीं करेगी, उस दिन हम असेंबलियों से इस्तीफे देकर बाहर आ जाएंगे। ओह, ये तो बहुत बड़ी खबर है जो आप दे रहे हैं मौलाना साहब। लेकिन ये भी बताएं कि अभी तो, क्योंकि आप पार्लिमानी सियासत का हिस्सा हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये उसूली फैसला कर लिया है कि 2024 एंड ऑनवर्ड जो अगले 5 साल हैं उसमें आप लोग ऑपोजिशन में बैठेंगे? जी, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का फैसला नहीं है, ये जमात का मरकजी मजलिस आमला का इस्लामाबाद में 2 दिन इजलास हुआ, उस इजलास का फैसला है, जमात का फैसला है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, फिर ये बता दीजिए कि मौलाना साहब के देरीना दोस्तों में शुमार होता है नवाज शरीफ साहब का, मुलाकातें पीडीएम के सरबराह रह चुके, जरदारी साहब से भी एक अदब का, एक दोस्ती का ताल्लुक, यकदम इन दोनों ने ऐसा क्या किया कि मौलाना साहब ने रवा हफ्ते जो बयानात दिए उससे समझ में आया कि वो उनके खिलाफ ही बात कर रहे हैं? नोटों का भी जिक्र हुआ, नवाज शरीफ का भी जिक्र हुआ। हमारा न इख्तिलाफ इस मामले में पीटीआई से है, न पीएमएलएन से है, न पीपल्स पार्टी से है, न एमक्यूएम से है। इस हवाले से हमारी शिकायत इलेक्शन कमीशन से है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है, सुप्रीम कोर्ट से है। नोट किससे लिए गए, क्यों लिए गए, कहाँ लिए गए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि किसने लिए हैं। जिसने नोट लिए हैं वो कौम का मुजरिम है, वो हमारा मुजरिम है, वो हमारे मैंडेट का मुजरिम है। नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, आप लोग ने पूरी पीडीएम की हुकूमत चलाई है, तो अब ऐसी क्या वजह है कि उनके साथ आप लोग मिलना नहीं चाहते इस पूरे अमल में, जो कि अब जाहिर है कि आप लोग तो पहले ये कहते नहीं थकते थे कि मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आना है, माशी चैलेंजेस हैं, अब ऐसा क्या हो गया कि आप साथ नहीं दे रहे पीपल्स पार्टी का भी और पीएमएलएन का भी? हमारे पास नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत इज्जत है, शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत एहतराम है। वो मौलाना साहब के घर तशरीफ लाए, बड़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, चाय हुई, लतीफे हुए, गपशप हुई, हंसी मजाक हुई। लेकिन हमारे पास इन्होंने छोड़ा क्या है? पार्लिमानी हुजूम हमारा क्या है जिस पर हम इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें, हम इस मुल्क की मईशत के लिए कुछ कर सकें, हम इस मुल्क के अमन के लिए कुछ कर सकें? हमने तो इस मुल्क के आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामान के लिए जनाजे उठा दिए। अच्छा, तो आपने कहा सुमरो साहब एक मिनट देखिए, 16 महीने में हमने हुकूमत का आप हिस्सा रहे, उसके बाद सब आप पे इल्जाम लगाते हैं कि बेनिफिशरी रहे आप उस निगरान सेटअप के जो खैबर पख्तूनख्वा में था। बाकायदा तौर पर यह कहा जाता है कि जमीयत उलमा इस्लाम के कहने पर ही वो चलता था सारा। लेकिन बहरहाल आप मुझे बताएं, एहतराम आपका नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए है, व्हाट अबाउट जरदारी साहब? उनके लिए कोई एहतराम नहीं? सबके लिए एहतराम है। बात यह है कि पीडीएम का हिस्सा थे इसलिए कि पार्लियामेंट में हमारा एक अच्छा हुजूम था, हम तीसरी चौथी बड़ी जमात के तौर पर वहां मौजूद थे। अब तो हमारे पास वहां हुजूम ही नहीं है। जब पार्लिमानी हुजूम ही नहीं होगा, हमारा मैंडेट चोरी किया जाएगा, हमें पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा करने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी, तो फिर हम आपसे क्या तवक्को रखेंगी कि आप जो है ये भी करें, मईशत भी ठीक करें, मुल्क भी ठीक करें, अमन भी ठीक करें? उसके लिए जरूरी है कि हमारा चोरी मैंडेट हमें वापस दिया जाए। तो पार्लिमानी हुजूम हमें आवाम ने दिया, वो हमारे पास रखा जाए तो हम कुछ कर सकेंगे ना। जब आप पार्लियामेंट में कोई हमारा हुजूम ही नहीं रखेंगे तो हम क्या कर सकेंगे? और हमने देखा है कि जब ऐसी इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं जिनका हुजूम कम होता है, उनके साथ वजारतों में भी जो है वो हतमी फैसले जरा इस तरह के होते हैं कि उनको कमी दी जाती है। ऐसा ही है? मेरा ख्याल ये है कि आप बड़ी इस हवाले से बहुत ही सादा सवाल करने की कोशिश कर रही हैं। समझती हैं कि सबसे बड़ा मुल्क का कसूरवार मौलाना फजलुर रहमान है कि वो वजारतों में क्यों बैठा है। हमने किसी से खैरात में वजारतें नहीं मांगी, अवाम ने हमें मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजा है। फिर पानामा लीक्स उठाएं, विकी लीक्स उठाएं, डॉन लीक्स उठाएं, नैब को उठाएं, एफआईए को उठाएं, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी को उठाएं। सबसे ज्यादा पाक दामन अगर आपको कोई
जमात मिलेगी तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है। सही, जब मेरे किसी सही। वजीर पर मैं जवाब सुने, जब मेरे किसी वजीर पर, मुशीर पर, चेयरमैन सेनेट पर, वजीर आला पर, एक एमएनए और एमपीए पर करप्शन का एक भी इल्जाम किसी भी थाने में, कचहरी में, कोर्ट में, नैब में कोई माई का लाल साबित नहीं कर सका, तो ऐसी जमात को ताने देने के बजाय मुल्क का इक्तदार दें, ताकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर हासिल हुआ था, करप्शन के लिए हासिल नहीं हुआ था, लाडलों के लिए हासिल नहीं हुआ था। आपके जजों ने जो रिपोर्टें बनाई हैं, आपके नैब ने जो रिपोर्टें बनाई हैं, आपके एफआईए ने जो रिपोर्टें बनाई हैं, कहाँ है जमीयत उलमा इस्लाम पर कोई इल्जाम साबित हुआ हो, जब हम इस गंद में रहते हुए भी अपना दामन बचाते हुए मुल्क की सही। थैंक यू सो मच मौलाना राशिद सुमरो साहब। आपसे एक नशिस्त इंशाल्लाह कराची में रखेंगे क्योंकि बड़े सवाल हैं।